हेलो साथियों, फिर से एक बार आप लोग सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ामगढ़ में। साथियों, एग्ज़ामगढ़ चैनल के माध्यम से लगातार मैथ की और पॉलिटिकल साइंस की क्लास चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को धुआं कर देंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो साथियों, पॉलिटिकल साइंस के तहत हम लोग कल राज्यसभा को पढ़े थे। आज राज्यसभा को हम आगे बढ़ाते हुए उसका दूसरा सदन जो होता है लोकसभा, संसद का दूसरा सदन जो लोकसभा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा को कई अन्य नामों से भी हम लोग जानते हैं। पहले देखते हैं इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, इसके अन्य नाम भी होते हैं। इसको कई नामों से हम लोग जानते हैं, जैसे कि निम्न सदन, इसी को हम कभी कभी अस्थाई सदन। साथियों, हम लोगों ने कल पढ़ा था राज्यसभा, जो कि स्थायी सदन होता था। स्थायी सदन राज्यसभा क्यों होता था? क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, इसलिए उसे अस्थायी सदन बोलते थे। लेकिन लोकसभा को हम विघटित कर सकते हैं कब? जब सरकार बहुमत में नहीं होगी तब, तो ये स्वतः विघटित हो जाती है, इसलिए इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। इसको और नामों से जानते हैं हम, जनता का सदन, जनता का सदन, या कभी कभी हम इसको लोकप्रिय सदन भी बोल देते हैं, लोकप्रिय सदन। जनता का सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य चुन के जाते हैं यहाँ निर्वाचित होके, वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। जनता के माध्यम से ही वो सदस्य चुने जाते हैं, इसलिए हम इसको जनता का सदन भी बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं संरचना क्या कैसी होती है लोकसभा की, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। आइए देखते हैं इसको। संरचना हेडिंग डालते हैं, संरचना। साथियों, हम लोगों ने कल पढ़ा था तो राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 थी। इसमें जो है अधिकतम सीटों की संख्या 552 है, 552। इसमें भी डिवाइडेशन है, देखिए 550, तो 550 सीट राज्यों द्वारा चुनकर जाते हैं, निर्वाचित सदस्य जो जाते हैं 550 पे। दो सदस्य जो हैं, दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि होते हैं आंग्ल भारतीय। इसको इंग्लिश में हम जो है एंग्लो इंडियन बोलते हैं। ठीक है, तो आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? आंग्ल भारतीय वो होते हैं जो अंग्रेज हमारे भारत की सदस्यता ले लिए हैं, जो भारत में रह रहे हैं आके, वो जो है आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। जो अंग्रेज हमारे भारत में आके रह रहे हैं, उसी में से किसी दो लोगों को राष्ट्रपति निर्वाचित करता है लोकसभा के लिए। तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं 552। अब देखते हैं सीटों का डिवाइडेशन कैसे हुआ है। 550 सीटों में 530 सीट राज्यों से आते हैं, राज्य से निर्वाचित होके, और 20 सीट जो है केंद्र शासित, जिसको हम संघ शासित भी बोल देते हैं, संघ शासित प्रदेशों से चुनकर आते हुए। ठीक है, टोटल सीटों की संख्या 552, जिसमें से 550 सीट जो है राज्यों से चुनकर आते हैं, और दो सदस्य जो हैं, दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 550 में से 530 सीटें जो है राज्यों से निर्वाचित होते हैं, और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। ये अधिकतम सीटों की संख्या है 552। हम लोगों ने इसको समझा। अब देखते हैं आगे। वर्तमान में
हमारे लोकसभा में 545 सदस्य हैं, 545 सदस्य ही हैं। 7 सदस्य जो हैं कम हैं 552 होने में। क्यों कम है इसको भी समझते हैं हम लोग। 545 में से 543 सदस्य निर्वाचित होके आते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 543 में से 530 सदस्य तो राज्यों से पूरे आ गए हैं, राज्य से निर्वाचित होके। लेकिन जो 20 सदस्य आने थे केंद्र शासित प्रदेश से, इसमें से 13 ही आ पाए हैं, 13 सदस्य। 7 सदस्य नहीं आ पाए हैं। वही सीटें वैकेंट हो गई हैं, खाली रह गई हैं। क्यों नहीं आ पाए हैं? यहाँ की आबादी कम रही होगी इसलिए नहीं आ पाए हैं। तो इस तरह से वर्तमान में हमारे यहाँ लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि जो सदस्य आते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है, मतलब ये चुने कैसे जाते हैं। क्या कोई भी सदस्य बन सकता है? बिल्कुल, उसकी भी कुछ योग्यताएं होती हैं। अगर योग्यताएं पूरा फुलफिल कर रहे हैं आप लोग तो आप भी सदस्य चुने जा सकते हैं। आइए देखते हैं सदस्यों का चयन कैसे होता है। सदस्यों का चयन, तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से। हम लोगों ने कल राज्यसभा पढ़ा था। राज्यसभा का जो सदस्य बनते हैं उसका निर्वाचन विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं उसमें वोटिंग में वही भाग लेते हैं। लेकिन ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें जनता खुद वोट देती है। लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं? जो सांसद होते हैं। सांसद, हमारे यहाँ के जो सांसद होते हैं यही लोग चुनकर लोकसभा में जाते हैं, जो कि अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग बैठते हैं वहाँ जाके। तो ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जनता द्वारा। दूसरा पॉइंट, इनका चुनाव सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मताधिकार, मतदान बोल सकते हैं इसको हम। सार्वभौमिक से मतलब है इसमें जनता खुद भाग लेती है। कौन भाग लेता है? जो 18 वर्ष या इससे ऊपर हैं वही इसमें मताधिकार में भाग लेते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान देना है हम लोगों को। पहले ये उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी। 21 वर्ष। इसको 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष में हुआ था? वर्ष 1989 में इसको जो है 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया उम्र। पहले मतदान वही करता था जो 21 वर्ष का होता था, लेकिन इसको संविधान संशोधन करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया। और इसमें तीसरा पॉइंट हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें एक नियम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको हम बोल सकते हैं पहले आओ पहले पाओ, मतलब पहले आओ सब ले जाओ बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारे लोकसभा का चुनाव होता है इसमें कुछ ऐसा नहीं निर्धारित किया गया है कि आप इतना ही वोट पाएंगे तब आप चुने जाएंगे। इसमें अधिकतम वोट जो पाता है वही चुना जाता है। जैसे मान लो 4-5 पार्टियों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। मान लो 4 लोग चुनाव लड़े, 4 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। ये पा गए 5 वोट, ये पा गए 10 वोट, ये पा गए 15 वोट और ये पा गए 20 वोट। तो यहाँ जीतेगा कौन? क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट इसका है ना। मैं इसको इसलिए यहाँ समझा रहा हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जीतेगा वही जिसका ज़्यादा वोट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ चुनाव में जो है ऐसा नहीं होता कि जो ज़्यादा वोट पाएगा वही जीतेगा। जैसे यहाँ हम देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव।
राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला नहीं जीतता है। इसमें अनिवार्यता है 50% की। इसमें आप जितने मतदान है 50% +1, मतलब 50% वोट जरूर पाए रहो, उसके बाद एक्स्ट्रा वोट चाहिए, तब आप वहाँ निर्वाचित होते हैं। आप चाहे जितना वोट पा जाए, लेकिन अगर 50% का वोट कम है 50% से, तो आप वहाँ चुनाव हार जाएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में सिस्टम है, ठीक है। आइए हम देखते हैं आगे। अब लोकसभा जो है, लोकसभा का जिक्र हमारे अनुच्छेद 81 में किया गया है। एक बार हम लोग पिछला रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ाया था संसद 3 भागों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा 80 में है और 81 में, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है और 79 में संसद का जिक्र किया गया है, ठीक है। इसको हमने ट्रिक से बताया था, सरेला वाला, सरेला। तो से संसद 79 सॉरी 81, ऐसे सीरियल से याद कर सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यता, सर्वप्रथम कोई भी चुनाव भारत में लड़ना है तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। नागरिक होना आवश्यक है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। मानसिक रूप से मतलब पागल दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होना जरूरी है। अगर आप 25 वर्ष से कम उम्र के हैं एक भी दिन, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते लोकसभा का। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो भी चुनाव लड़ेगा लाभ के पद पर नहीं रहेगा, पद पर नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए उसको। सरकारी पद को लाभ का पद माना जाता है, ठीक है। ये हमारी योग्यताएं हो गई हैं, आप लोग से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हम कार्यकाल। लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने दिन होता है। तो कार्यकाल हेडिंग डालेंगे हम लोग। कार्यकाल को देखते हैं। देखिए, कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। राज्यसभा का जो कल पढ़ाए थे कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखिए, कार्यकाल में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि 5 वर्ष का तो इसका कार्यकाल होता है, लेकिन कभी कभी ये बीच में ही विघटित हो जाती है। विघटित होने का क्या कारण होता है, जिस सरकार, हमारी सरकार मान लो बैठी है केंद्र में, सरकार अगर बैठी है वहाँ पे अगर उसका बहुमत, उसके कुछ सदस्य जो हैं लोकसभा के किसी दूसरे पार्टी में जाके वहाँ बहुमत कम कर देते हैं, तो ये लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है, बीच में ही विघटित हो जाती है, 5 वर्ष के पहले ही। सरकार बहुमत से हटने पर लोकसभा स्वतः विघटित हो जाती है, ठीक है। हम लोगों ने इसको भी समझ लिया। अब देखते हैं। देखिए, जब चुनाव हम लड़ते हैं, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी चुनाव हो, चुनाव में हमें जितने भी वोट पड़े हैं
जमानत जब्त सुने हैं आप लोग ना, जमानत जब्त हो जाती चुनाव लड़ने पे। जमानत जब्त जो होता है, अगर टोटल वोट का आप 1/6% वोट नहीं पाते तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है। जमानत जब्त किसे बोलते हैं? जब भी आप चुनाव लड़ने जाएंगे, चाहे पंचायत का हो, चाहे विधायक का, चाहे सांसद का, तो वहाँ पे आपकी कुछ जमानत राशि जमा होती है। उस राशि को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 1/6% वोट पाना अनिवार्य है। जैसे अगर टोटल 100 वोट हैं तो इसका छठा भाग लगभग 17 वोट पाना जरूरी है, नहीं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए कार्यकाल के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ते हैं। देखिए कार्यकाल 5 सालों का होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपात का जिक्र है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद नंबर 252 में है। तो राष्ट्रीय आपात अगर लग जाएगा तो कार्यकाल को, इस 5 वर्ष जो कार्यकाल है इसको बढ़ाया भी जा सकता है। 1 साल फिर 1 साल, मतलब एक बार में 1 साल बढ़ाया जाएगा। अगर 1 साल के अंदर भी राष्ट्रीय आपात नहीं खत्म होता तो उसको और 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 252 के तहत जो है ये अधिकार है कि लोकसभा का 5 वर्ष जो कार्यकाल है इसको 1 साल बढ़ाया जा सकता है। जैसे 1 साल बढ़ाया गया और राष्ट्रीय आपात अभी भी नहीं खत्म हो पाया है तो इसको 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे करके 1 साल आप बढ़ा सकते हैं इसको, अनुच्छेद 252 के तहत। ठीक है, अब देखते हैं हम, एक समय जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस समय जो है कार्यकाल को जो 5 वर्ष है, इंदिरा गांधी की सरकार में एक संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उस समय जो है लोकसभा के जो कार्यकाल 5 वर्ष का है इसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर उसी के जो है 2 साल बाद एक संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत, जो कि 1978 में हुआ था, ये मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। फिर से इसको जो है 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्यकाल बढ़ाने का जो ये सिस्टम है, 42वां और 44वां संविधान संशोधन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ध्यान। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जब हमारे यहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है, जब लोकसभा में पहली बैठक जिस दिन होती है उसी दिन लोकसभा के सदस्य जो हैं मिलकर अपनों में से ही एक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। हमने राज्यसभा जो कल चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि लोकसभा का जो राज्यसभा का जो सभापति था वो बाहर से आता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं लोकसभा जब पढ़ रहे हैं, लोकसभा में जो अध्यक्ष बन रहा है उसी लोकसभा के सदस्यों में से एक सदस्य चुना जा रहा है, अध्यक्ष हो गया। और ये लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, जैसे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारा काम उपाध्यक्ष देखते हैं। ठीक है, इनका जिक्र हमारे संविधान में अनुच्छेद 93 से 97 में
इन लोगों के बारे में लिखा गया है। अध्यक्ष जब अपना इस्तीफा देता है तो ये किसको देगा? उपाध्यक्ष को। मान लो उसको इस्तीफा देना है और उपाध्यक्ष को जब इस्तीफा देना है तो ये अध्यक्ष को देंगे। ऐसे सेम ही सेम हमारे राष्ट्रपति के साथ होता है। जब राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना होता है तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, और जब उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना होता है तो हमारे राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में भी देखा। देखिए, इनकी कुछ शक्तियां होती हैं। लोकसभा की जो शक्तियां हैं, लोकसभा के पास एक शक्ति होती है जिसमें किसी भी विधेयक को, जैसे कोई विधेयक है उसको धन विधेयक घोषित कर सकता है। ये धन विधेयक घोषित कर सकता है। लोकसभा के पास ये शक्ति होती है, जैसे कोई विधेयक है उसको ये धन विधेयक घोषित कर देगा, मतलब वो धन का विषय है कि नहीं, इस चीज को ये घोषित कर सकता है लोकसभा। और अनुच्छेद 108 के तहत, 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन करा सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन लोकसभा करा सकता है। और जैसे कभी कभी लोकसभा में कोई विधेयक पास किए गए, मतलब कोई कानून अगर बनना है, कोई बिल पास किए गए लोकसभा में, और वहाँ पे पक्ष और विपक्ष का वोटों का अंतर बराबर हो गया है। मान लो वोटिंग हुई, 100 वोट है मान लो टोटल, 100 में से बिल के पक्ष में भी 50 हैं और बिल के विपक्ष में भी, जो कानून बनाना है उसके विपक्ष में भी 50 लोग हैं। यहाँ वोटों का अंतर जो है बराबर हो गया है। तो यहाँ पे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं मेन, उनको ये पावर है कि वो निर्णायक मत दे सकते हैं, निर्णायक मत दे सकते हैं। ये देखिए 50-50 वोट पाए हैं, अगर ये अपना वोट जिसको दे देंगे, अगर एक वोट जिसको दे रहे हैं तो इससे 51 हो जाएगा, कानून पारित हो जाएगा। अगर इसको दे देंगे एक वोट, इसका 51 हो जाएगा, कानून पारित नहीं होगा। तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो लोकसभा में सीटों के लिए कुछ आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। जैसे हम लोग नौकरियों में आरक्षण पाते हैं और सब जगह आरक्षण मिलता है, तो लोकसभा सीटों में भी आरक्षण मिलता है। यहाँ भी देखिए, ये आर्टिकल अनुच्छेद 330 के तहत सीटों का बंटवारा हुआ है, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट। तो लोकसभा में सीटों का आरक्षण कैसे हुआ है? अनुच्छेद 330 के तहत हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। मतलब ये जिस भी संसदीय क्षेत्र में आरक्षण होगा, जैसे कुछ आरक्षित संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ पर सिर्फ एससी लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, शेड्यूल कास्ट के जो होते हैं, अनुसूचित जाति, और ऐसे 84 जगहों पे ऐसा किया गया है। और अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं 47 सीटें ऐसी हैं जहाँ की अनुसूचित जनजाति के ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ पे और कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये आरक्षण जो है इन लोगों को अनुच्छेद नंबर 330 के तहत प्रदान किया गया है। और देखते हैं अनुच्छेद 331 के तहत इसमें जो है आंग्ल
इंडियन, जो आंग्ल इंडियन होते हैं, आंग्ल इंडियन, इनके बारे में इसका जिक्र है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने लोकसभा को अच्छे से समझा होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, हमारी 14-15 वीडियो जो अपलोड हुई हैं, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो देख सकते हैं। जितना भी हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, जितने भी पॉइंट, ये सब एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को देखें और इसको नोट्स भी बना लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें इसको व्हाट्सएप पे, जो भी जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं हर जगह। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।